गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग 1935 का अधिनियम देख रहे थे और 1935 के अधिनियम की अपन ने ढेर सारी विशेषताएं पहले ही देख चुके हैं, जिसमें डिटेल में अपन लोगों ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को देखा है, रिजर्वेशंस एंड सेफगार्ड्स को देखा है और जो फेडरल स्ट्रक्चर की परिकल्पना की गई थी, जो ऑल इंडिया फेडरेशन का कंसेप्ट रखा गया था इस 1935 के अधिनियम के माध्यम से, उसको अपन लोगों ने देखा है। आज अपन लोग देख रहे हैं प्रपोज्ड फेडरल एग्जीक्यूटिव के बारे में। 1935 के अधिनियम में क्या कहा गया या संघीय कार्यकारिणी के संदर्भ में 1935 के अधिनियम में क्या विशेषताएं हमें देखने को मिल रही हैं। हम जब संघीय कार्यकारिणी की बात करते हैं तो संघीय कार्यकारिणी में 3 ऑर्गन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक गवर्नर जनरल, दूसरा सभासद और तीसरा परिषद। इसमें हम गवर्नर जनरल को मुख्य रूप में लेंगे क्योंकि गवर्नर जनरल ही संघीय सरकार के मुखिया के रूप में कार्य कर रहा था और एक तरीके से कहें कि वह पूरे संघीय ढांचे की, पूरे संघीय भवन की आधारशिला था, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर की जाती थी और जो 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था उसको तनख्वाह भारतीय खजाने से दी जाती थी, जो उस समय 2,51,800 रुपये प्रति वर्ष हुआ करती थी। इसके अलावा उसको ढेर सारे अलाउंस, ढेर सारे इमोलिमेंट्स भी मिला करते थे। चूंकि गवर्नर जनरल सारे शासन की धुरी था, इसलिए उसको असंख्य शक्तियां मिली हुई थीं, ढेर सारी पावर्स मिली हुई थीं, जिसको हम इन आधारों पर बांट सकते हैं। एक डिस्क्रिशनरी पावर्स मीन्स स्वेच्छाचारी शक्तियां, दूसरा पावर्स ऑफ इंडिविजुअल जजमेंट और तीसरा पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। जहां तक उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स का सवाल है, उसकी स्वेच्छाचारी शक्तियों का सवाल है, तो उसमें जो आरक्षित विषय हुआ करते थे, जो रिजर्व्ड डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें हम प्रतिरक्षा विभाग को लेंगे, गिरजाघर संबंधी मामलों को लेंगे, फॉरेन रिलेशंस जिसमें विद डोमिनियंस मीन्स अधिराज्यों के अतिरिक्त भारत के अन्य देशों से जो संबंध हैं उनको, और कबायली क्षेत्र, ये जो 4 विषय थे ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, रिजर्व्ड डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे और इसके संदर्भ में गवर्नर जनरल को इस बात की पूरी छूट थी कि वो मंत्रियों से सलाह ले या ना ले। वह इनका शासन चलाने के लिए मंत्रियों की सलाह पर चलने के लिए पाबंद नहीं था, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि मंत्रियों की सलाह से बिल्कुल भी बंधा हुआ नहीं था। उसकी इच्छा पर निर्भर था कि वो मंत्रियों की सलाह को माने या न माने। इसलिए इन विभागों पर नियंत्रण के बिना कोई वास्तविक स्वराज्य संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि इनके ऊपर भारतीयों का नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया था। दूसरा जो हम लेंगे वो है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल। इसके अंतर्गत हम लोग लेंगे कि गवर्नर जनरल को मंत्रियों की नियुक्ति करने, उनको बुलाने, उनको पद से हटाने का अधिकार था। वो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता था। गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों, सभासदों, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वित्तीय परामर्शदाता और उसके स्टाफ तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार था। और केवल नियुक्ति का अधिकार ही नहीं था, बल्कि उनको डिसमिस करने का अधिकार था, उनकी सर्विस कंडीशंस को निर्धारित करने का अधिकार था, उनके वेतन और भत्तों को निर्धारित करने का अधिकार था।
इसी प्रकार से गवर्नर जनरल, चीफ कमिश्नर्स, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मेंबर्स, फेडरल रेलवे अथॉरिटी के सदस्य, रेलवे ट्रिब्यूनल के प्रधान को नियुक्त करने का अधिकार था। गवर्नर जनरल संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, कार्यकाल और सेवा की शर्तें भी निर्धारित करता था। मंत्रियों में कार्य बांटने, सरकारी कामकाज को आसानी से चलाने और शासन संबंधी सारी सूचना की शीघ्र जानकारी के लिए नियम बनाने का भी अधिकार था। ये गवर्नर जनरल की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्ति थी, जिसके कारण उसका मंत्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और प्रभाव बना रहता था। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियां हम लोग लेंगे। इसमें उसे फेडरल असेंबली के अधिवेशन को बुलाने का, उसको स्थगित करने का, भंग करने का पूर्ण अधिकार था। गवर्नर जनरल को विधेयकों के बारे में केंद्रीय विधानमंडल को संदेश भेजने, अनुचित बिलों को रोकने और उनको अस्वीकार करने का भी अधिकार था। कुछ बिलों के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व आज्ञा की आवश्यकता होती थी। गवर्नर जनरल कुछ विशेष विधेयकों को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति के लिए भी आरक्षित करने का अधिकार रखता था। कानून बनाने की साधारण शक्ति भी गवर्नर जनरल के हाथ में थी। वो एक्ट भी बना सकता था, जिन्हें गवर्नर जनरल के एक्ट कहा जाता था। वह इन एक्टों को केंद्रीय विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध बना सकता था। कई बार वह बिल की रूपरेखा तैयार करके केंद्रीय विधानमंडल के पास भेज देता था और उसके सुझावों पर भी विचार करता था। यदि गवर्नर जनरल चाहे तो इस विषय में वो अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता था। इसी प्रकार से गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंसेस जारी करने का अधिकार था और ये ऑर्डिनेंस दो प्रकार के हुआ करते थे। पहले प्रकार के अध्यादेश तो ऐसे थे जब केंद्रीय विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा होता था, लेकिन कोई संकटकालीन अवस्था उत्पन्न हो जाती थी तो गवर्नर जनरल उसका मुकाबला करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था। गवर्नर जनरल इन अध्यादेशों को अपनी मंत्रिमंडल की सलाह से या व्यक्तिगत निर्णय की शक्ति से जारी कर सकता था और इन अध्यादेशों को भी कानून के समान ही शक्ति प्राप्त होती थी, अर्थात वे कानून की तरह ही लागू होते थे, परंतु उसे केंद्रीय विधानमंडल के सामने, उसे संघीय विधानमंडल के सामने रखना पड़ता था। यदि केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा अधिवेशन के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में ये पास नहीं किया जाता था तो इसकी अवधि समाप्त हो जाती थी और वे लागू नहीं किए जा सकते थे। दूसरे प्रकार के जो अध्यादेश थे, ये वो अध्यादेश थे जो गवर्नर जनरल के द्वारा किसी भी समय जारी किए जा सकते थे, यदि वह अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों या व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों के अनुसार चलने वाले कार्यों की पूर्ति के लिए इनको आवश्यक समझे। इस प्रकार के अध्यादेश 6 महीने तक जारी रहते थे। इनको आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे अध्यादेश के द्वारा इनको पुनः 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता था। गवर्नर जनरल को 1935 के एक्ट के सेक्शन 45 के अनुसार संविधान को एक घोषणा के द्वारा स्थगित करने का भी अधिकार था। यदि वो ये महसूस करे कि संघीय सरकार इसके अनुसार नहीं चलाई जा सकती, संविधान विफल हो रहा है, तब गवर्नर जनरल उन सब अधिकारों को, शक्तियों को या इनमें से किसी भी अधिकार और शक्ति को स्वयं ग्रहण कर सकता था जो पहले किसी भी फेडरल अथॉरिटी के पास थी और उसके द्वारा इनका प्रयोग होता था। संविधान की विफलता की घोषणा को गवर्नर जनरल को भारत सचिव के पास भेजना पड़ता था और भारत सचिव इस घोषणा को ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने रखता था और ये घोषणा 6 महीने तक रह सकती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट
इसको 6 महीने से पूर्व भी एक प्रस्ताव के द्वारा रद्द कर सकती थी। नेक्स्ट हम लोग लेंगे गवर्नर जनरल की विशेष जिम्मेदारियां तथा व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियां। गवर्नर जनरल को 1935 के एक्ट के अनुसार अनेक विशेष जिम्मेदारियां दी गई थी, जिसमें सर्वप्रथम थी भारत या इसके किसी भी भाग की शांति को कोई खतरा पैदा होता है तो उससे बचाना, लोक सेवाओं के उचित हितों और मांगों की रक्षा करना, थोड़ी संख्या वाली जातियों और वर्गों के उचित हितों की रक्षा करना, संघ सरकार की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और क्रेडिट की रक्षा करना, कार्यकारिणी परिषद की तरफ से कोई ऐसा काम न होने दिया जाए जिससे कि वाणिज्य के संबंध में कोई भेदभाव या असमान व्यवहार दिखाई दे, ग्रेट ब्रिटेन या बर्मा से भारत में आए हुए माल के बारे में भेदभाव को रोकना, भारतीय रियासतों और उनके शासकों के अधिकारों, सम्मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करना, और ये देखना कि उसके किसी कार्य से उन विषयों के कर्तव्य पालन में बाधा न पड़े जिनमें अधिनियम के अनुसार उसे या तो अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग करना है या अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य करना है। अब गवर्नर जनरल की ये जो विशेष जिम्मेदारी थी, इसको लेकर के ढेरों आलोचना हमें देखने को मिलती है, और सबसे बड़ी आलोचना तो ये थी कि ये भारतीय लोगों को किसी भी प्रकार की प्रजातांत्रिक अधिकारों, प्रजातांत्रिक वैल्यूज को एस्टेब्लिश करने में कोई योगदान नहीं दे रहा था। भारतीय लोकमत इसीलिए इसके विरुद्ध था क्योंकि इन्होंने सरकार के दैनिक कार्य का जो बहुत बड़ा भाग था वह लोकप्रिय मंत्रियों के हाथ से छीन लिया। इन विशेष जिम्मेदारियों का उद्देश्य कार्यपालिका को शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाना था। इस वजह से ये उत्तरदायी शासन के सिद्धांत के प्रतिकूल थीं। दूसरी बात, ये जो विशेष जिम्मेदारियां थीं ये अस्पष्ट भी थीं, अधिनियम में इनकी कोई परिभाषा नहीं दी हुई थी, और प्रतिक्रियावादी तथा स्वेच्छाचारी गवर्नर जनरल इनकी सहायता से राष्ट्रीय विकास, अभ्युदय के मार्ग में रोड़ा अटका सकता था। सर सफात अहमद खां की एक किताब है भारतीय संघ शासन, जिसमें वो लिखते हैं कि विशेष जिम्मेदारियां तो संपूर्ण शासन में ही व्याप्त थीं और ऐसा कोई विषय नहीं था जिसमें इन्हें किसी भी समय लागू नहीं किया जा सके। तो जिस कार्यकारिणी का प्रावधान ये कहकर के किया गया था कि इससे भारतीयों को कोई उत्तरदायी सरकार की स्थापना में कोई मदद मिलेगी, ये एक यूजलेस कंसेप्ट बन करके रह गया, क्योंकि ये मान करके चला जा रहा था कि गवर्नर जनरल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। सब एक व्यर्थ की आशाएं थीं। गवर्नर जनरल की जो स्वेच्छाचारी शक्तियां थीं, व्यक्तिगत निर्णय की जो शक्तियां थीं, उन्होंने गवर्नर जनरल को तो सर्वे सर्वा बना दिया और मंत्रियों की शक्तियों को अत्यंत सीमित कर दिया था। गवर्नर जनरल अपनी विशेष जिम्मेदारियों का बहाना बना करके मंत्रियों के किसी भी कार्य में दखलंदाजी कर सकता था। नेक्स्ट हम लोग लेंगे गवर्नर जनरल की स्थिति की आलोचना। तो इसमें हम देखते हैं कि 1935 के एक्ट के अनुसार यद्यपि प्रांतीय स्वराज्य की कल्पना की गई है, स्थापना की गई है, और केंद्र में दोहरे शासन को लागू करके आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई, लेकिन गवर्नर जनरल को इस एक्ट के माध्यम से इतनी ज्यादा शक्तियां प्रदान कर दी गईं कि उत्तरदायी सरकार की जो कल्पना थी वो समाप्त ही हो गई। जैसे गवर्नर जनरल का जो आरक्षित विभागों के ऊपर तो पूरा नियंत्रण था ही, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ विशेष स्वेच्छाचारी और व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियां दी गईं, और ये दोनों ही जो शक्तियां थीं ये उत्तरदायी सरकार की अवधारणा के विरुद्ध थीं, लोकतंत्र पर एक भारी आघात के रूप में थीं। दूसरा जो क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं वो ये कि गवर्नर जनरल का
फाइनेंस के ऊपर बड़ा ही जबरदस्त नियंत्रण था। गवर्नर जनरल का 80% बजट पर पूर्ण नियंत्रण था। वो बजट को वोटेबल और नॉन वोटेबल में डिवाइड करता था और विधानमंडल के द्वारा अस्वीकृत की हुई मांग को अपनी विशेष शक्ति के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कर सकता था। इसी प्रकार से तीसरी क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं कि गवर्नर जनरल को आवश्यकता से अधिक कानूनी शक्तियां मिली हुई थीं, जिसमें ऑर्डिनेंस जारी करना, एक्ट बनाने का अधिकार, संविधान को स्थगित करने का अधिकार, ये जो अधिकार थे ये गवर्नर जनरल को बहुत ही पावरफुल बनाने जा रहे थे। इसी प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो भी उसे बहुत ज़्यादा मिली हुई थी और ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल की जो स्थिति थी बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी। केवल यही नहीं, गवर्नर जनरल को केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा पास किए हुए विधेयकों के ऊपर भी वीटो पावर के प्रयोग करने का अधिकार था और ये अपने आप में एक अनुचित पावर थी। आरक्षित विषयों के ऊपर तो गवर्नर जनरल को पूर्ण नियंत्रण था ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो हस्तांतरित विषय थे, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, उन हस्तांतरित विषयों को भी गवर्नर जनरल नियंत्रित कर सकता था। जैसे कानून और व्यवस्था का मामला हस्तांतरित विषय का था, इस विषय पर मंत्रियों का नियंत्रण था, लेकिन गवर्नर जनरल की ये जिम्मेदारी थी कि वो भारत में शांति की रक्षा करे और इस विशेष जिम्मेदारी का बहाना बना करके गवर्नर जनरल मंत्रियों की इच्छा के विरुद्ध क्रांतिकारियों का दमन कर सकता था। अंत में हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी शक्तियों तथा अन्य विशेष शक्तियों ने उत्तरदायी सरकार की अवधारणा को सारहीन बना दिया था। केंद्र में संघ के स्थगित होने के कारण 1919 का एक्ट ही चलता रहा। 1935 के एक्ट में प्रांतों में तो कुछ उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, लेकिन केंद्र में पहले की तरह ही निरंकुश सरकारें बनी रहीं, निरंकुशता बनी रही।